दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्विक रिवीजन के अंतर्गत प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकें। और इन प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो सही उत्तर है यूसुफ आदिल शाह से। याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर था जिसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह या बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा अपने कब्जे में कर लिया था। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो सही उत्तर है मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में और अस्थायी रूप से 1612 में सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित की थी और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर पहुंचा था? तो उत्तर है जहांगीर के दरबार में। दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा बॉम्बे दहेज में मिला था? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय को ये पुर्तगालियों से विवाह के उपहार के रूप में मिला था। 23 जून 1661 को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा के बीच विवाह संधि या शादी का समझौता हुआ था। इस शादी के तहत पुर्तगालियों ने बॉम्बे के 7 टापुओं को अंग्रेजों को दहेज के रूप में सौंप दिया और 1668 में इंग्लैंड के राजा ने इन टापुओं को मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, जाप चारनाक ने किन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता या कोलकाता की नींव रखी थी? तो कलकत्ता के संस्थापक जाप चारनाक हैं। इन्होंने सूतानती, कोलिकाता और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी थी या कोलकाता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी गवर्नर को भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और जिसने डुप्ले नीति शुरू की थी? तो उत्तर है जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले ने। दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य या फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक डुप्ले को माना जाता है, जो 1742 में फ्रांसीसी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1742 में डुप्ले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केवल व्यापार तक सीमित न रहकर भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का राजनीतिक उद्देश्य अपनाया था और उसने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप करने की कूटनीतिक नीति अपनाई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 किस यूरोपीय संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये था एक्स-ला शापेल या एक्स-ला चापेल की संधि, जिसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध 1760 किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया जिसने फ्रांसीसियों की भारत में कमर तोड़ दी थी? तो ये ब्रिटिश
सर आयरकूट और फ्रांसीसी काउंट डी लाली के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, जो स्वयं वैश्विक 7 वर्षीय युद्ध का एक भाग था और ये तमिलनाडु के बंदावासी या बांडीवास में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये था मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी या बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ब्लैक होल त्रासदी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी या काल कोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था नवाब सिराजुद्दौला, जिसके समय में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले मुख्य सेनापति का नाम क्या था? तो ये था मीर जाफर, जिसने ब्रिटिशों के साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें मीर जाफर ने विश्वासघात करके ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, इससे अंग्रेजों की भारत में जो स्थिति थी उसने अस्थायी रूप ले लिया, लेकिन बक्सर के युद्ध ने ये तय कर दिया था कि अब ब्रिटिश भारत पर शासन करेंगे। इस युद्ध का नेतृत्व, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि पर किन शासकों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत और समाप्ति किसने की थी? आपको बताना है। तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की और इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में की थी। और ये समय जो है बंगाल के इतिहास में या भारत के इतिहास में बहुत ही खराब स्थिति का सूचक है। अगला प्रश्न है, किस मैसूर के शासक ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर और कुशल प्रशासक था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिसमें टीपू सुल्तान को वीरगति मिली थी? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ बेसिन या भसीन की संधि की थी? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। बेसिन या बसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों यानी लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। ये तिथि कब थी? तो ये तिथि थी 25 अप्रैल 1809 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये अमृतसर की संधि हुई थी और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ। अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बाद किस गवर्नर जनरल ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा,
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। एक और प्रश्न जो आप जानते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया था अवध को? तो सही उत्तर है ये था लॉर्ड डलहौजी। और जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1855 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कुशासन के संबंध में प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का मुख्य आधार प्रदान किया था। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट में ये था कि अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, भ्रष्टाचार बहुत है और आम जनता की हालत दयनीय हो गई है। और डलहौजी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य में व्यवस्था सुधारने का कारण बताया और अवध का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था और इस विलय की नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पहला लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद का निजाम 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये हैदराबाद के निजाम थे। 1798 में इन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था और इस संधि के तहत भारतीय रियासतों को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और बदले में अंग्रेज उनकी रक्षा करते थे, जिसका पूरा खर्च उस राज्य के राजा को उठाना पड़ता था। इसके अलावा राज्य को अपनी विदेश नीति का नियंत्रण भी अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। अगला प्रश्न है, देखिए व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत जिसको आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिकृत किया गया प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये था सतारा, जिसको 1848 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। दोस्तों, हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला राज्य सतारा था, जिसको 1848 में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। तो इस अधिनियम यानी 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस अधिनियम के लागू होने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिन्हें पदोन्नत करके पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने कब लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो है संस्थापक या शुरुआतकर्ता माने जाते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व संग्रह में की जिम्मेदारी थी वो रैयत यानी किसान को दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत या पंजाब, मध्य भारत, मध्य प्रांत और अवध में लागू की गई महालवाड़ी व्यवस्था का खाका किसने तैयार किया था? तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था का खाका तैयार किया था और ब्रिटिश शासन के लिए राजस्व एकत्रित करने की ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। महाल यानी पूरे गांव को जो है ये एक इकाई मानकर इससे राजस्व इकट्ठा किया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि धन का निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन सबसे पहले किसने और किस पुस्तक में किया था? तो आप जानते हैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में लंदन के प्रकाशन स्वान सोन्नेशाइन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार व्यवस्थित रूप से धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप जानते हैं ये थे सर एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। इसने भारतीय प्रेस पे लगाए गए सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये धनराशि याद रखिएगा 1 लाख रुपए थी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को सीधे धर्म प्रचार या उनके निजी उपयोग के लिए कोई निश्चित सरकारी धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। हालांकि इस अधिनियम की धारा 43 के माध्यम से शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को सीधे धर्म प्रचार या उसके निजी उपयोग के लिए कोई सरकारी धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। ये शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई थी और इस अनुदान का उपयोग प्राच्य या भारतीय साहित्य को प्रोत्साहित करने और भारतीयों को शिक्षित करने के लिए किया जाना था। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए इंग्लैंड में किसकी स्थापना की गई थी? तो एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के तहत कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए, और ये इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। इस बोर्ड में कुल 6 मेंबर्स यानी 6 सदस्य थे, याद रखिएगा। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस बोर्ड में कुल 6 सदस्य होते थे। इसमें राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर वित्त मंत्री होते थे और प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य जो कि क्राउन या ब्रिटिश सम्राट द्वारा नामित होते थे वो इसके सदस्य होते थे। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने ठगी प्रथा का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया था? तो ठगी प्रथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठगी प्रथा, इसका विलियम बेंटिक के समय में कैप्टन विलियम स्लीमैन ने इसका अंत किया था। कब? 1830 के दशक में। भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 के दशक में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके अधिकारी कर्नल विलियम स्लीमैन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर अधिनियम के द्वारा पूरी तरह समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवा में प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। भारत में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई। इसके बाद 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया और 1855 से इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। शुरुआत में ये परीक्षा केवल लंदन में होती थी और इसमें भारतीयों का शामिल होना बहुत कठिन था। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1864 में जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। अगला प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता यानी फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये थे चार्ल्स ग्रांट। दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ब्रिटिश राजनेता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, जिन्होंने 1792 वर्ष, याद रखिएगा, 1792 में ब्रिटिश संसद में भारत में शिक्षा के प्रसार का प्रस्ताव रखा।
हालांकि भारत में अंग्रेजी और वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वास्तविक नींव लॉर्ड मैकाले ने 1835 के मैकालेज मिनट के माध्यम से रखी थी, लेकिन चार्ल्स ग्रांट ने सबसे पहले ब्रिटिश संसद में भारत में शिक्षा के प्रसार की बात की थी। और चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय 1835 में किसके मिनट या प्रस्ताव के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के। याद रखिएगा, 1835 में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की वास्तविक नींव लॉर्ड मैकाले के द्वारा रखी गई और ये मैकालेज मिनट के माध्यम से इसमें भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वुड डिस्पैच को किस वर्ष लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाड़े से बीच बिछाई गई थी, उस रेलवे कंपनी का नाम क्या था? तो ये कंपनी थी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसके द्वारा भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल या कॉटन मिल 1854 में कहाँ और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल बम्बई में कावास जी नाना भाई डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, अकाल यानी सूखा पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पहला आयोग कौन सा था और इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैंपबेल आयोग 1866 जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित पहला आयोग था, जिसने अकाल पर अपनी रिपोर्ट या संस्तुतियां दी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड ऑकलैंड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दास प्रथा यानी स्लेवरी को भारत में अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में शुरू हुई और नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो शुरुआत हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता या अकर्मण्यता की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो अफगानिस्तान के संबंध में ये नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1878 का विवादित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए 1901 में स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग का गठन किसने किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग का गठन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग रहा, जिसने सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी। स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग ये इरिगेशन कमीशन था, जिसको 1901 में, याद रखिएगा 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो सही उत्तर है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। ये था एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904।
भारत में ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश काल में बनाया गया ऐतिहासिक कानून था। इस अधिनियम को 18 मार्च 1904 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य धरोहरों का संरक्षण था। जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारक थे उनका संरक्षण और मरम्मत करना, तस्करी पर रोक, उत्खनन का नियमन और उपेक्षित या खतरे में पड़े ऐतिहासिक स्मारकों को सरकार द्वारा अपने संरक्षण या नियंत्रण में लेने की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग था। इसका दूसरा, तीसरा और चौथा भाग हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।